सो इन द प्रीवियस 2 क्लासेस हमने अब तक डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, कब इन्फोर्स हुआ, ये सारी चीजें, बेसिक फंडामेंटल्स। एंड देन हमने सेक्शन 2 के जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं जिसमें प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, प्रॉमिस, ये सारी चीजें दे रखी हैं, हमने उसे डिस्कस किया। इसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए जब व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द फर्स्ट लेक्चर। तो उसमें हमने सब जो उस लेक्चर में हमने जो इम्पोर्टेंट चीज देखी, जो डिस्कस करी, दैट वाज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और लास्ट लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे थे सेक्शन 2 को, जो डेफिनेशंस है उसको डिस्कस करते वक्त हमने जो इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करी वो थे टाइप्स ऑफ प्रपोजल and another concept, invitation to make an offer. ठीक है, ये इतना अभी तक के लेक्चर्स में ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने अब तक डिस्कस करे हैं। इसके बाद अब हम सेक्शन 3 से स्टार्ट आज करने जाएंगे, जो कि है चैप्टर 1, जिसमें मेनली बात की गई है, जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सो दिस चैप्टर 1 सेक्शन 3 से लेके देखिए कहां तक है। अब सेक्शन 9, ठीक है, सेक्शन 3 से लेके 9 तक इसमें बात की गई है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, इसकी बात करता है ये चैप्टर। सो ये तो जो हो गया, ये नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल का मतलब क्या हुआ। पहली चीज इज कम्युनिकेशन। प्रपोजल कैसे कम्युनिकेट किए जाएंगे, देन एक्सेप्टेंस, कैसे एक्सेप्टेंस होगी प्रपोजल की, एंड थर्ड इज रेवोकेशन। प्रपोजल की रेवोकेशन कैसे किया जाएगा। सो इन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमें इन सेक्शंस में दिया हुआ है। प्रपोजल क्या है, कैसे होता है, एक्सेप्टेंस क्या है, कैसे होता है, रेवोकेशन क्या है, कैसे किया जाता है। कम्युनिकेशन नाउ, सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ। कम्युनिकेशन का सिंपल मीनिंग अगर हम लेमन टर्म्स में देखें तो भी होता है एक से दूसरे तक अपनी बात कहना, पहुंचाना, ठीक है, वही कम्युनिकेट। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो हम अपने आइडियाज, एक्सप्रेशंस को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं, ठीक है, वही कम्युनिकेशन है, कुछ किसी तरीके से कहना। एक्सेप्टेंस, उसका एक्सेप्ट करना, एंड रेवोकेशन टर्म जो है ये आया है, इससे बना है रेवोक, ठीक है, विच मीन्स रेवोकेशन का बेसिकली मतलब होता है विड्रॉवल, उसको विड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो प्रपोजल कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा और कैसे उसे रिवोक किया जा सकता है, उसके बारे में इन चैप्टर्स में दिया हुआ है। नाउ सेक्शन 3 से शुरू करते हैं। पहले कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। The communication of proposal, the acceptance of proposal and the revocation of proposal and acceptance, ठीक है। मतलब हेडिंग तो दिया हुआ है प्रपोजल के बारे में, बट देन सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ इस चीज का प्रपोजल, या शॉर्ट फॉर्म याद करने कैसे याद कर सकते हो, ट्रिक, एंड एक्सेप्टेंस। इन दोनों के लिए प्रपोजल के लिए भी और एक्सेप्टेंस के लिए भी कम्युनिकेशन क्या होगी, एक्सेप्टेंस क्या होगी एंड रेवोकेशन क्या होगी, उस बारे में दिया हुआ है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड, डीम्ड का मतलब पहले भी बताया, डीम मतलब होता है माना, जैसे सीन नॉर्मली कहते हैं इसको मान लेना, वही डीम्ड टू बी, ठीक है। Are deemed to be made by any act or omission,
deemed to be made by any act or omission of the party, किस किस चीजों से होगा? कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। प्रपोजल या एक्सेप्टेंस की कैसे होगी? एनी एक्ट और ओमिशन से होगी ऑफ द पार्टी, पार्टी के, proposing, accepting or revoking by which he intends to communicate, proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। मतलब कोई ऐसा एक्ट करना, ठीक है, कोई ऐसे एक्ट करना ये जिसका इंटेंशन ये हो, इंटेंशन ये जाहिर करना हो कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस उसको कम्युनिकेट किया गया है, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट करी गई है, प्रपोजल या एक्सेप्टेंस उसे रिवोक किया गया है। मतलब कुछ ऐसा करना जिससे ये पता चले, जैसे मान लीजिए अगर इस एक बहुत वेग एग्जांपल, इस पेन के बारे में अगर एक डील हुई है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, प्रपोजल में कहा भाई कि भाई आप ये पेन लोगे, मैंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है मैं ये पेन खरीदूंगी आपसे, ठीक है, तो मेरा ये कहना दैट आई विल बाय दिस, ठीक है, आई विल बाय दिस पेन, ये कहना क्या जाहिर कर रहा है? मेरा इंटेंशन क्या है? कम्युनिकेट करने का कि भाई मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्टेंस जाहिर करने का तरीका है ये, मैं इस चीज को कम्युनिकेट करी, मेरा ये कहना क्या है? कम्युनिकेट करना, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना, ठीक है। अब अगर मान लो मैं ये कहने के बजाय मैं क्या करती कि मैं सीधे जाती, मैंने कहा कि ये कितने की है? ठीक है 30 रुपीज की, मैंने 30 रुपीज दिया और पेन ले लिया, मैंने सीधे 30 रुपीज निकाल के दी, ठीक है, तो मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरा एक्ट जो है उससे क्या पता चल रहा है? मेरे एक्ट से, मेरे एक्ट से पता चल रहा है कि हाँ मैं ये पेन खरीद रही हूँ, पेन ले रही हूँ, तभी तो मैंने भाई जब पैसे दिए किस चीज के बारे में? हमारी बात अभी इस पेन के रेस्पेक्ट में हो रही थी, मैंने तुरंत पैसे निकाल के उसे दे दिए। तो कोई एक्ट, कोई एक्ट, कोई ओमिशन, कुछ भी जो कि ये सिग्निफाई करे, इस इंटेंशन से किया गया हो, इससे एक्सप्रेस हो सके कि प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को या तो कम्युनिकेट किया गया है, या एक्सेप्ट किया गया है, या रिवोक किया गया। रिवोक इज विड्रॉल कर दिया गया, मतलब मैंने प्रपोज किया था, मैंने पहले कहा था कि हाँ ठीक है मेरा मन तो है बेचने का, लोगे, लेकिन फिर बाद में मैंने उसे एक मैसेज डाल दिया, मैसेज मान लीजिए ड्रॉप कर दिया कि नहीं आई डोंट वांट टू सेल this pen of mine, it's very important to me, it was given to me by a very dear friend of mine, ठीक है। तो मेरा ये मैसेज कर दिया, ये एक एक्ट है, मेरा ये मैसेज करना कम्युनिकेट करता है रेवोकेशन को, प्रपोजल के रेवोकेशन को, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मैंने प्रपोज किया था पहले बेचने के लिए, फिर मैंने मैसेज कर दिया, कम्युनिकेट किया किस चीज का? रिवोक करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए प्रपोजल को कि नहीं आई नो लॉन्गर वांट टू सेल दिस पेन। तो ये कुछ ऐसा करना जिससे प्रपोजल एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो, प्रपोजल एक्सेप्टेंस रिवोक, ठीक है। ये इस सेक्शन, ये बहुत ही जनरल का सेक्शन है। तो अब स्पेसिफिक सेक्शंस हैं। सेक्शन 4, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कब कहें कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, कम्युनिकेशन की गई है? सो द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल, पहले देखिए प्रपोजल के बारे में बात की गई है, ठीक है, इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम, सेक्शन 4 में पहले कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, पहले बात की गई है प्रपोजल के कम्युनिकेशन की। क्या कहा गया है? कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। नॉलेज ऑफ पर्सन टू whom इट इज मेड, जिसको कहा गया था उसको पता चल गया, जिसके बारे में था। जैसे मान लीजिए ए इंटेंडेड टू सेल हिज कार टू बी, ठीक है, हमने जब प्रपोजल पढ़ा था तो प्रपोजल की डेफिनेशन क्या थी? उसकी डेफिनेशन ही ये थी कि भाई सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू सम अदर। सिग्निफाई का मतलब मैंने उसको भी बताया था कि उसका मतलब होता है जाहिर करना, ठीक है। तो भाई अब बहुत सिंपल सी, बहुत कॉमन सेंस की चीज है कि प्रपोजल को अगर जाहिर करना है, किसी इंसान को सिग्निफाई करना है। अच्छा, हम नॉर्मली कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन कैसे कैसे की जाती है? बोल के, लिख के, एक्सप्रेशन से, इन्हीं तरीकों से की जाती है। तो सिमिलरली अगर प्रपोजल को, अपना प्रपोजल सामने वाले तक पहुंचाना है, वो किस तरीकों से कर सकता है? उसके पास क्या मीडियम है? तो या तो रिटन करेगा, या वो ओरल करेगा, या वो इम्प्लाइड हो सकता है जेस्चर से। यही तरीके है प्रपोजल को कम्युनिकेट करने का मीडियम क्या है? वो तो यही हो सकते हैं, यही तीन चीजें हो सकती हैं।
तो भाई अब ए के लिए ए ने प्रपोजल दिया, मैं ये कह रही हूँ कि ए ने प्रपोजल दिया, कब कहेंगे व्हेन कैन इट बी सेड दैट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हैज बीन डन, कम्युनिकेट हो गया, प्रपोजल दे दिया गया, कब कहेंगे प्रपोजल दे दिया गया, कम्युनिकेट हो गया, जबकि जिसके लिए दिया गया हो उस तक वो बात पहुंच जाए। ठीक है, जैसे अगर बी को इसको बेचनी थी अपनी कार, तो या तो वो उसको रिटर्न में लेटर भेज सकता है, मैसेज कर सकता है, मेल कर सकता है, कुछ भी लिख के पहुंचाए इस तक कि भाई आई वांट टू सेल दिस कार टू यू। ठीक है, या ओरल हो सकता है, या वो ओरल तरीके से कर सकता है, वो उससे बोले कि भाई ऐसा है कि आई वांटेड टू सेल दिस कार, आई वांटेड टू सेल दिस कार, तो मैंने सोचा कि मैं किसी और को दूं, उससे पहले तुमसे पूछ लूं, ये तरीका हो सकता है, या तो रिटर्न या ओरल। ठीक है, इसका इस केस में फिर इम्प्लाइड वो तो आएगा नहीं यहाँ पे। तो यही तरीके जाहिर करने के, तो भाई जब प्रपोजर किसी तरीके से जाहिर करता है और वो एक्सेप्टर मतलब जो ऑफरी है उसको कम्युनिकेट हो जाए, उसके नॉलेज में आ जाए, मतलब उसको उस बात का पता चल जाए, उसको खबर मिल जाए कि ये बात मुझसे कही गई है। ठीक है, तब कहेंगे कि प्रपोजल हैज बीन कम्युनिकेटेड, या द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हैज बीन डन और हैज बीन मेड। यहाँ पे देखिए भाई ए ने बी से रिटर्न या ओरल फॉर्म में कहा, तो द मोमेंट बी कम्स टू नो अबाउट इट, we can say that the proposal has been communicated। जिस समय जैसे ही जो ऑफरी है उसे पता चल जाएगा, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made, जिसके लिए है, ठीक है, उससे पता चलेगा, उसी वक्त कहेंगे कि कम्युनिकेशन प्रपोजल का हो गया। अब देखिए इस केस में हमने बहुत टाइप के ऑफर्स पढ़े थे, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर, काउंटर ऑफर या क्रॉस। ठीक है, अब इन सारे केसेस में अगर हम एक एक करके समझे कि प्रपोजल कब कहेंगे किया गया, जनरल ऑफर में क्योंकि इट वाज फॉर पब्लिक एट लार्ज, तो जिस समय जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना था, कोई चीज एडवर्टाइज तो नहीं कहूंगी, न्यूज़पेपर में कुछ निकाला गया आगे, जिससे लॉस्ट एंड फाउंड का है, तो न्यूज़पेपर में जिस वक्त पब्लिश करेंगे लोगों ने पढ़ा, ठीक है, द मोमेंट इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पीपल, हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन हो गई, जनरल ऑफर हैज बीन कम्युनिकेटेड। ठीक है, स्पेसिफिक तो बहुत क्लियर है, जिसके बारे में था उसको उससे बोल दिया गया तो हो जाएगा। स्टैंडिंग ऑफर उसके इसमें क्या है, स्टैंडिंग के लिए हमने देखा था कि भाई अलग अलग लोग जो है, एक निकाला गया, लेकिन अलग अलग लोग की एक्सेप्टेंस आती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो जैसे ही वो निकाला गया, ऑफर निकाला गया, जिस वक्त लोगों को पता चला, इट इज कम्युनिकेटेड। काउंटर में भी वही किसी एक पार्टी के लिए है, तो जिसे मतलब जिस वक्त जिसे कहा गया, जिस वक्त जैसे ही जो ऑफर है उसके उसे पता चलता है कि भाई एक ऑफर उसकी, उसे पता चलती है इस बारे में, प्रपोजल के बारे में, द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल हैज बीन डन। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पार्ट क्या है, अब देखिए पहले तो हमने देखा ये कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, ठीक है, ये कब हो रहा है, ये हो रहा है व्हेन it comes to the when it comes to the knowledge, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। ठीक है, समझ में आ गया ये पहली चीज हुई प्रपोजल के बारे में। अब दूसरा एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, एक्सेप्टेंस को दो तरीके से कहा गया है कि दो तरीके से कम्युनिकेट होगा, कैसे? अच्छा, आप प्रपोजल दो तरीके से इसलिए क्यों नहीं, क्योंकि पहला स्टेज है भाई, किसी एक ही तरफ से सिर्फ कम्युनिकेट करना है, प्रपोजल तो ऑफर ही तो करेगा नहीं, जो ऑफरर है वही करेगा, क्योंकि इसमें एक ही तरफ से जाहिर करना है, इसलिए सिर्फ एक तरफ से है। ठीक है, कि जिसको देना था उसको पता चल गया। अब क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो दोनों पार्टी से, ये ऑफ प्रपोजल है, ये एक्सेप्टर है, तो भाई दोनों के तरफ से बताया गया है कि इनके पार्ट में प्रपोजल के लिए कब तक एक्सेप्टेंस हो गई और एक्सेप्टर के लिए कब मानी कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई। अब यहाँ दो पार्टी आ गई, तो जब दो पार्टी आई तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम समझेंगे कि कब कभी कम्युनिकेशन कहेंगे कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस की हो गई, एक्सेप्टेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड। ठीक है, तो देखिए ये दो कॉन्टेक्स्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे।
अब यहाँ सबसे पहले क्या लिखा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के लिए when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। अब मतलब ये है कि एक्सेप्टर के पावर से बाहर जब वो चली गई एक्सेप्टेंस, मान लो जैसे लेटर से अगर एक्सेप्टेंस देगी, ठीक है, जो एक्सेप्टर है या जो ऑफरी है उसने बाय लेटर अपनी एक्सेप्टेंस दी है, तो द मोमेंट, जिस समय जो एक्सेप्टर है वो लेटर डिस्पैच कर देगा, लेटर हो सकता है, टेलीग्राम हो सकता है, या जो भी, या मैसेज ही, व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, देखने वाला तो कभी भी देखे, पर द मोमेंट इट इज आउट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द एक्सेप्टर, जिस मोमेंट उसने डिस्पैच कर दिया, ट्रांसमिट हो गया, उस समय कहेंगे कि इट इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। ठीक है, अगेंस्ट प्रपोजर, प्रपोजर के लिए when transmitted or dispatched by the acceptor। ठीक है, जब उसने ट्रांसमिट कर दिया या डिस्पैच कर दिया, सो दैट इट इज आउट ऑफ कंट्रोल फॉर हिम, अब उसके कंट्रोल में नहीं है, वो लेटर 1 दिन में पहुंचे, 7 दिन में पहुंचे, 10 दिन में पहुंचे, वो मैसेज पहुंच गया, वो मैसेज पहुंचने के बाद आप 1 सप्ताह में देखो, 15 दिन में देखो, जब भी, लेकिन जब वो मेरी कैपेसिटी से जैसे जिस मोमेंट बाहर हुआ, इट इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर। मतलब ए एंड बी में अगर ए प्रपोजर है तो द मोमेंट बी डिस्पैचेस द लेटर, इट इज कंप्लीट फॉर ए, इनके कॉन्टेक्स्ट में उसी मोमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बी के लिए क्या होगा, बी के लिए अलग है, अगेंस्ट एक्सेप्टर। अगेंस्ट एक्सेप्टर क्या है, एक्सेप्टर के लिए तब होगा जिस मोमेंट ये, जैसे ही प्रपोजल को उसकी खबर मिलेगी, जैसे प्रपोजल के लिए कम्युनिकेशन कंप्लीट कब कह रहे थे, तब जिस मोमेंट एक्सेप्टर को पता चलता था। सिमिलरली एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट तब कहेंगे जिस मोमेंट एक्सेप्टेंस पता चलती है प्रपोजल को, जैसे ही मतलब उसकी नजर में जिसने प्रपोजल दिया उसको जैसे ही बात पता चलती है कि हाँ सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया है, तब कहेंगे कि द प्रपोजल फॉर बी या दैट इज फॉर एक्सेप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। ठीक है, नॉलेज ऑफ द प्रपोजल। ठीक है, जैसे हमने प्रपोजल का देखा, प्रपोजल के लिए क्या था, जिस मोमेंट वो ऑफरी को पता चलता है तो कहेंगे कम्युनिकेशन हो गया, वैसे ही एक्सेप्टर जिस मोमेंट प्रपोजर को पता चला उसी मोमेंट कहेंगे एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट हो गया। और प्रपोजर के लिए तो पहले ही, उससे भी पहले कम्युनिकेट हो, उससे पहले ही, तब जब भी डिस्पैच हो गया, क्योंकि अब उसके बाद वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं, भाई वो कब डिलीवर होगा, मैंने डिस्पैच तो कर दिया ना, तो इसलिए प्रपोजल के लिए और भी पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं रेवोकेशन पे, देखिए द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। रेवोकेशन यानी कि विड्रॉल, विड्रॉल का कम्युनिकेशन तब कहेंगे तब, इसमें भी दो पार्टी है तो दो दो स्टेजेस में दिया है, कंप्लीट व्हेन एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, मतलब कोई भी ईदर ऑफ द पार्टी, प्रपोजल है या एक्सेप्टर है, तब उस पार्टी के लिए कब कहेंगे कि कंप्लीट हो गया, when it is put into a course of transmission to the person to whom it is made as to get out of the power of the person who makes it। Similarly जैसे एक्सेप्टेंस का था, जिस पार्टी ने दिया है, ठीक है, उसके लिए कहेंगे तब, कब कहेंगे, जबकि उसने डिस्पैच कर दिया। ठीक है, जिसने डिस्पैच कर दिया उसके बाद फिर अब उसके हाथ में नहीं है, रेवोकेशन। ये हो गया देखिए प्रपोजल, ये हो गया एक्सेप्टेंस, ये हो गया रेवोकेशन। अगेंस्ट पर्सन मेकिंग इट व्हेन डिस्पैच्ड और ट्रांसमिटेड। डिस्पैच्ड और ट्रांसमिटेड। ठीक है, जिस मोमेंट ट्रांसमिशन हो जाएगा या डिस्पैच हो जाएगा, कहेंगे कि भाई उस पार्टी के लिए कंप्लीट, क्योंकि अब उसकी कैपेसिटी से बाहर है, वो कुछ कर नहीं सकता, और दूसरी पार्टी के लिए कब होगा, व्हेन, और दूसरे के लिए अगेंस्ट द अदर व्हेन इट मींस अगेंस्ट अदर
when it comes to their knowledge. ठीक है, दूसरे पार्टी के लिए कब कंप्लीट करेंगे, जब उसको पता चल जाएगा। सेम चीज है, देखिए समझने वाली बात सिर्फ इतनी है, प्रपोजल क्योंकि एक ही पार्टी को देना है, दूसरी साइड से तो प्रपोजल आएगा नहीं, वरना वो तो काउंटर हो गया। काउंटर के केस में भी अगर काउंटर ऑफर आता है तो भी प्रपोजल सिर्फ उसका ही मानेंगे जिसने दिया, दूसरे के साइड से तो जब वो होगा वो एक्सेप्टेंस ही होगा, या होगा या नहीं होगा। तो प्रपोजल तब कहेंगे जिसने प्रपोजल कंप्लीट कर दिया है, जब एक्सेप्टर तक पहुंच गई बात, वो ऑफर तक पहुंच गई। अब एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन में क्योंकि दोनों पार्टीज के रोल आ जाते हैं, तो यहाँ पे इसको दो कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। जब प्रपोजल और सॉरी एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन दोनों, एक्सेप्टेंस कहेंगे प्रपोजल के लिए कि कंप्लीट हो गया है जैसे ही एक्सेप्टर ने डिस्पैच कर दिया है, और दूसरी पार्टी यानी एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट हो गया है, मतलब जिसने डिस्पैच किया उसके लिए कंप्लीट हो गया, जैसे जिस मोमेंट सामने वाले को जैसे ही उसको पता लगेगा प्रपोजल को कि हाँ भाई एक्सेप्टेंस कर दी गई है, तो कहेंगे कि इट इज कंप्लीट फॉर द एक्सेप्टर, नाउ कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, सेम गोज विथ रेवोकेशन, इट्स एग्जैक्टली द सेम। ये हो गया, ये हो गया सेक्शन 4, ये कम्युनिकेशन के बारे में था। इसमें हमने सेक्शन 3 में हमने देखा इट्स अ वेरी जनरल कि भाई कम्युनिकेशन रिवोकेशन एक्सेप्टेंस कब करेंगे। सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया कब, ये कब माना जाएगा, ये कब करेंगे। देखिए इसका इलस्ट्रेशन से चीजों को और क्लियरली समझ सकते हैं। देखिए ए प्रपोजेस बाय लेटर, ठीक है, प्रपोजल मतलब प्रपोजल किया, मतलब अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, ए मेड अ प्रपोजल टू सेल अ हाउस टू बी, ठीक है, मतलब ई जो है वो कौन है, ऑफरी है या एक्सेप्टर है। प्रपोजल टू सेल हाउस, ठीक है, ए ने बाय लेटर कहा है, ए ने लेटर से भाई बी को भेजा कि मुझे अपना घर बेचना है, तो तुम्हें लेना है क्या, ये कह के प्रपोजल किया, ए प्रपोजल। अब देखिए द कम्युनिकेशन द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर, जिस मोमेंट लेटर बी को मिल गया, फर्स्ट बी रिसीव्स लेटर, या रिसीव्स नहीं रीड्स लेटर, रिसीव होके भी हो सकता है वो ना पढ़े, जिस मोमेंट बी रीड्स लेटर, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल डन। इसमें भी देखिए वही चीज, इसलिए मैंने करेक्ट किया, रिसीव नहीं, जैसे मैंने कहा ना मैसेज का एग्जांपल दिया कि मैसेज चला गया पर देखा ही नहीं सामने वाले ने, जब देखा ही नहीं तो फिर कैसे कंप्लीट हुआ है। जब मैसेज चला गया, अगर सिर्फ यहाँ पे रीड कर दूंगी ना तो भी ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा, जब पढ़ेगा तभी जाके कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, देखिए दूसरा क्या है, बी एक्सेप्ट एज प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय बी, मतलब बी जो है उसने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है, उसने एक्सेप्टेंस दे दी। अब क्या है, द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। अब एक्सेप्टेंस को हमने जो देखा अभी तक समझा, वो कंप्लीट मानेंगे कब, एज अगेंस्ट ए के लिए, मतलब कौन, प्रपोजल के लिए कब कहेंगे, तब कहेंगे जबकि बी लेटर, क्योंकि उसमें लिखा है क्लियरली कि लेटर से भेजा है, तो लेटर जैसे ही ए बी जो है वो डिस्पैच कर देगा, लेटर dispatched by B, communication of acceptance complete against A। A के लिए जैसे ही B ने लेटर डिस्पैच कर दिया, अब A के लिए कंप्लीट देखिए, एज अगेंस्ट A व्हेन द लेटर इज पोस्टेड, जैसे ही पोस्ट किया गया, नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस complete when A reads letter, A reads लेटर, ठीक है, ये पार्ट में बेसिकली है, मतलब एक पार्ट ये होगा एक आदमी के लिए तब होगा जबकि उसने डिस्पैच कर दिया, क्योंकि अब उसके कैपेसिटी से बाहर है, और पूरी तरीके से कब कंप्लीट हो जाएगा, जब उसने पढ़ लिया। तो अभी पहला तो हो गया कि ए के लिए कंप्लीट हो गया जैसे ही इसने लेटर डिस्पैच कर दिया, और बी के लिए तब कंप्लीट हुआ जब ए ने लेटर पढ़ लिया। देखिए एज अगेंस्ट बी व्हेन द लेटर इज रिसीव्ड बाय ए, लेटर उसको मिल गया, लेटर उसने
पढ़ लिया तब बी के लिए भी कंप्लीट हो गया। अब आता है रेवोकेशन, थर्ड सिनेरियो। द रेवोकेशन इज कंप्लीट अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज डिस्पैच्ड। ठीक है, रेवोकेशन कंप्लीट कहेंगे भाई जैसे ही डिस्पैच किया, बी ने जैसे ही डिस्पैच किया वैसे ही ए के लिए कंप्लीट हो गया, और जैसे ही ए ने पढ़ लिया तो बी के लिए कंप्लीट। ठीक है, यही था एग्जांपल देखिए, लिखा है बी revokes his acceptance by telegram, b's revocation is complete as against b when the telegram is dispatched। जैसे ही डिस्पैच किया वैसे ही इसके लिए कंप्लीट हो गया, एंड एज अगेंस्ट ए व्हेन he, जब उसने पढ़ा तो उसके लिए कंप्लीट हो गया। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऑपोजिट जाता है। जैसे ऑपोजिट मतलब ये कि अगर प्रपोजर और एक्सेप्टर ये है, ठीक है, तो जब लेटर जैसे ही एक्सेप्टेंस डिस्पैच करेगा, जो एक्सेप्टर है वो जैसे ही एक्सेप्टेंस डिस्पैच करता है, तो द मोमेंट इट इज पोस्टेड इट इज कंप्लीट फॉर प्रपोजर। ठीक है, लेकिन रेवोकेशन में जिसने डिस्पैच किया उस वक्त उसके लिए कंप्लीट होगा, जिसने डिस्पैच किया। मतलब एक्सेप्टेंस में कॉन्ट्री हो रहा है, एक्सेप्टेंस डिस्पैच की एक्सेप्टर ने कंप्लीट बन जाएगा प्रपोजल के अगेंस्ट, लेकिन रेवोकेशन जिसने डिस्पैच की उसी के लिए। मतलब अगर ए ने ही बाद में रिवोक कर दिया तो इसका रेवोकेशन भेजना डिस्पैच करना मतलब ए के लिए कंप्लीट। और एक्सेप्टेंस में मानेंगे कि जब लेटर रिसीव हो गया बी ने, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, जैसे ही रेवोकेशन में जिस मोमेंट पी पढ़ेगा लेटर तो पी के लिए कंप्लीट। ठीक है, ये डिफरेंस है। अब देखिए सेक्शन 5, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब प्रपोजल कब, रेवोकेशन कब किया जा सकता है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का? अब प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम, अभी तक तो हमने इसकी कम्युनिकेशन का पढ़ा। प्रपोजल में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस हैज कंप्लीट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। मतलब ये कि रेवोकेशन जो है, किस चीज का रेवोकेशन? प्रपोजल का। ठीक है, रेवोकेशन, प्रपोजल का रेवोकेशन तब तक किया जा सकता है, कब तक? जब तक वो प्रपोजल के लिए कंप्लीट कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो गई है। एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन इज ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। मतलब जब प्रपोजल भेजा गया, प्रपोजल का एक्सेप्टेंस आ गया, ए और बी, ये प्रपोजल, ये एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जब तक एक्सेप्टेंस जो है वो प्रपोजल तक पहुंच नहीं जाती है, उसके पहले तक वो कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता है। मतलब मान लीजिए ए है, ए ने जैसे अपना सेल बी सेल करने के लिए प्रपोज किया, ठीक है, सेल हाउस। अब क्या है यहाँ कि इस बीच ये जो इसने किया, अब बी ने जो है एक्सेप्टेंस इसको भेजी। ठीक है, मान लीजिए ये लेटर से देखिए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बाई लेटर। ठीक है, बी ने एक्सेप्टेंस लेटर से भेजी अपनी, लेकिन लेटर अभी ए के पास पहुंचा नहीं है। तो मतलब पहुंचा नहीं है तो कम्युनिकेट तो हुआ नहीं है। तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के पहले कभी तक भी मतलब अगर आज के डेट में वो रिसीव होता है तो कल रात तक, या अभी इस मोमेंट रिसीव हो रहा है तो अभी थोड़ी देर पहले तक भी रिवोक किया जा सकता है। तो मतलब एक्सेप्टेंस अभी हुई नहीं है, इस बीच ए ने क्या किया कि बाई टेलीग्राम रेवोकेशन कर दिया। अब ऐसा है कि टेलीग्राम से इसने भेजा तो ऑफकोर्स ही पहले पहुंच गया बी तक। ठीक है, लेटर पहले ए तक पहुंचा नहीं, लेकिन रेवोकेशन पहले पहुंच गया बी तक। तो जिस मोमेंट भाई इसने रेवोकेशन, अभी क्योंकि इसके पास एक्सेप्टेंस आई नहीं है, आई पहुंची नहीं है, हमने देखा भाई क्या रेवोकेशन, रेवोकेशन के उसके लिए कब कंप्लीट मानेंगे? जैसे कंप्लीट मानेंगे जिसने जिस वक्त डिस्पैच कर दिया उसके लिए उसी वक्त कंप्लीट होगी, चाहे वो रिसीव हो या नहीं। तो अभी उसे लेटर मिला नहीं एक्सेप्टेंस का, उसके पहले ही उसने रिसीव अपना रेवोकेशन भेज दिया। ठीक है, भले चाहे वो रिसीव होने के बाद, इसको एक्सेप्टेंस रिसीव होने के बाद रेवोकेशन अगर पहुंचे तो भी, लेकिन मानिए कि इसने रेवोकेशन पहले कर दिया था तो भी वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। मतलब एक्सेप्टेंस तो वैलिड है, लेकिन यहाँ जो एक्सेप्टेंस है वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे, रेवोकेशन मानी जाएगी कि जो प्रपोजल था वो रिवोक हो गया, क्योंकि एक्सेप्टेंस होने के पहले ही, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के पहले ही इसने रिवोक कर दिया था। एंड फॉर रिवोकेशन जिस मोमेंट डिस्पैच हो जाता है, पोस्ट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, उसी वक्त रिवोकेशन मान ली जाती है पार्टी के लिए। ठीक है,
और एक्सेप्टेंस के लिए कैसे है कि एन एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम। अभी तो प्रपोजल का देखा कि भाई प्रपोजल एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होने के पहले तक कभी भी रिवोक किया जा सकता है प्रपोजल, ठीक है। एक्सेप्टेंस के लिए क्या है, एक्सेप्टेंस में भी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टर के लिए कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब वो प्रपोजल को पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस भी उस तक पहुंच, प्रपोजल के पहले पहुंचने तक कभी भी रिवोक किया जा सकता है। इसमें देखिए ए है, हम करते हैं ई और ए करते हैं। ई इज द प्रपोजल एंड ए इज द एक्सेप्टर, ठीक है। तो अब एक्सेप्टेंस कब मानेंगे, ए ने एक्सेप्टेंस भेजी, ठीक है। ए ने जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, लेकिन एक्सेप्टेंस रिवोक कब तक कर सकते हैं, अभी ये पहुंचा नहीं है लेटर इस तक। तो पहुंचने तक, लेटर पहुंचने के पहले किसी भी मोमेंट एक्सेप्टर जो है उसको रिवोक कर सकता है। और रिवोकेशन के लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कम्युनिकेट होने के पहले कभी भी अगर जिस पार्टी ने अपना रिवोकेशन कर दिया तो मानेंगे कि उस पार्टी ने इस चीज को विड्रॉ कर दिया, अपना रिवोकेशन, अपना प्रपोजल विड्रॉ कर दिया, एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर दिया। इसीलिए ये कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस के ऑपोजिट है। एक्सेप्टेंस में क्या है, कम्युनिकेशन मानी जाती है कि जब एक्सेप्टर के लिए कब होगी, जब प्रपोजल पढ़ लेगा, और प्रपोजल के लिए कब होगी, जब एक्सेप्टर ने डिस्पैच कर दिया। लेकिन रिवोकेशन में इसका उल्टा है, ऐसा नहीं है। ए ने रिवोक करा तो ए के लिए कंप्लीट तुरंत उसी वक्त, बी ने रिवोक करा तो बी के लिए कंप्लीट। ऐसा नहीं कि बी ने रिवोक करा है तो वो ए के लिए पहले माना जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी हो जाता है कम्युनिकेशन से। बहुत सिंपल सी चीजें समझने के लिए कि भाई देखिए प्रपोजल एक पार्टी ने करना है, एक ने तो कर दिया क्योंकि उसको प्रपोजल करना था तो उसने कर दिया, ठीक है, उसको एक्सेप्टेंस चाहिए थी उस पे। तो प्रपोजल तो एक ने कर दिया, प्रपोजल वन साइडेड है, प्रपोजल डन, ठीक, प्रपोजल हो गया। जैसे ही कम्युनिकेट होगा एक्सेप्टेंस को, इसको ऐसे कर कि नीड टू ए, ठीक है, कम्युनिकेशन कंप्लीट, प्रपोजल एक्सेप्टेंस को पता चल गई, प्रपोजल एक्सेप्टर को पता चल गई, कम्युनिकेशन कंप्लीट। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस अब क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस पहले, प्रपोजल के लिए क्या होगा, डिस्पैच, जिस मोमेंट डिस्पैच किया उस मोमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा एक्सेप्टर के लिए कब होगा, जब कम्स टू द नॉलेज, नॉलेज ऑफ प्रपोजल, ठीक है, ये हो जाएगा। थर्ड, रिवोकेशन, रिवोकेशन भी डिस्पैच, तो लेकिन इसमें डिफरेंस हो जाएगा, और नॉलेज, अब एक्सेप्टेंस में है डिस्पैच किया तो कंप्लीट होगा अगेंस्ट प्रपोजल, नॉलेज में आई तब कंप्लीट होगा अगेंस्ट एक्सेप्टर। और यहाँ पे विच एवर पार्टी, जिस पार्टी ने किया, जिसने डिस्पैच किया उसके लिए कंप्लीट, जिसको नॉलेज मिल गई उसके लिए कंप्लीट, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि यही उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको अगर हम इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करें कि देखिए भाई क्या है, A proposes by a letter sent by post to sell his house B, ठीक है, सेम एग्जांपल जो हमने अभी देखा था कि भाई हाउस सेल करने के लिए प्रपोजल रखा, A accepts the proposal by a letter, अब उसने एक्सेप्टेंस भी लेटर से भेजी, लेकिन बाद में A may revoke his proposal। अब रिवोक कब कर सकता है प्रपोजल, कब तक, एनी टाइम बिफोर और एट द मोमेंट व्हेन B posts his letter of acceptance, उसके पोस्ट करने के पहले तक, लेटर कम्युनिकेट होने के पहले तक ए कभी भी डिस्पैच कर सकता है, ए कभी भी रिवोक कर सकता है अपना प्रपोजल। और वही एक्सेप्टर के लिए क्या है, बी में रिवोक हिज एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम, मतलब एक्सेप्टर जो है वो कभी भी कर सकता है, कब तक, बिफोर एट एनी मोमेंट व्हेन द लेटर कम्युनिकेटिंग इट रीचेस इट, ठीक है। ये
स्टेट अमेंडमेंट्स। अब आते हैं रेवोकेशन हाउ मेड। अब तो ठीक है, रेवोकेशन का एक्सेप्टेंस की सबके लिए अब तक टाइमलाइन थी कि भाई कब कब किया जा सकता है, कब कम्युनिकेट मानेंगे, कब नहीं मानेंगे, कब कर सकते हैं। अब कैसे रेवोकेशन हाउ मेड, सेक्शन 6 बताता है रेवोकेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, कैसे होता है रेवोकेशन, किन मोड से कब कहेंगे कि रेवोकेशन किया गया है। इसमें मोड से रखे हैं, ठीक है। तो क्या क्या मोड्स दे रखे हैं, देखिए हर क्लॉज में एक मोड दे रखा है। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। प्रपोजल का रेवोकेशन के बारे में बात है, ये देख लीजिए ऊपर क्लियरली लिखा है। सेक्शन का नाम है रेवोकेशन हाउ मेड, ठीक है। लेकिन सेक्शन बात किस बारे में करता है, अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, मतलब रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल की बात की गई है, ठीक है। अब कैसे कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन, नोटिस बाय नोटिस एक मेथड तो ये हो गया। नोटिस मतलब क्या है, नोटिस मतलब ये है कोई लेटर देके, नोटिस मतलब नोटिस नहीं, मतलब उसको इन्फॉर्म करिए किस तरीके से, लेटर से या किसी भी और मीडियम से उसको नोटिस करिए, ठीक है। बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। दूसरा, बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन व्हिच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस और if no time is so prescribed by the lapse of reasonable time without communication of the acceptance। lapse of time, उसका lapse of time इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए इसमें दो चीजें हैं कि अगर जो प्रपोजल है उसमें ऐसा लिखा है, ए ने भी कुछ प्रपोजल किया उसमें ऐसे ये चीज मेंशन कर रहे थे, इसका एक्सेप्टेंस आपको विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज देना है, ठीक है। जैसे एक बहुत बिग एग्जांपल देती हूँ, जैसे जब बहुत जगह पे एप्लीकेशन करते हैं, आप लोग में से बहुत से लोग होंगे जो अप्लाई करते होंगे वेरियस जगह जॉब पोजीशंस के लिए, इंटरव्यूज, इंटर्नशिप्स के लिए, इन सब के लिए। तो बहुत जगह पे जहाँ पे इंटर्नशिप से जॉब वैकेंसीज आती है, वो लोग कहते हैं कि फ्रॉम दिस डेट विद इन, फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट, या तो ये, या जिस दिन नोटिफाई किया गया है विद इन अ पीरियड ऑफ 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज नोटिफाइड, 7 डेज, 10 डेज, 21 डेज, जो भी 15 डेज, तो ऐसा कुछ। तो अगर प्रपोजल में मतलब ये होता है कि भाई उतने ही दिन के अंदर आपको भेजना है अपना, उन्होंने भाई कह दिया कि इतने दिन के अंदर, अब अगर इतने पीरियड के अंदर आप नहीं भेज रहे हो तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनके लिए फिर वो नहीं मतलब है, उतने दिन में आपको भेजना है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर प्रपोजल में कह रखा है कि एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम है, कि प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर आपको अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है, एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना है, अगर प्रिस्क्राइब टाइम दिया हुआ है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं भेजी, प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेवोकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑटोमेटिकली इफेक्ट से वो खत्म हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा। इसीलिए है वो लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स ऑफ टाइम मतलब टाइम निकल गया, टाइम चला गया, टाइम बीत गया। टाइम बीतने की वजह से जो प्रिस्क्राइब टाइम था वो खत्म होने की वजह से लैप्स ऑफ टाइम, ऑन द ग्राउंड ऑफ लैप्स ऑफ टाइम, वो प्रपोजल ऑटोमेटिक इफेक्ट से रिवोक हो जाएगा, ठीक है। ये तो तब जबकि टाइम दे रखा है, अगर दे रखा है कि आपको कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस इतने दिन में करनी है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो, जब कहीं दिया ही हुआ नहीं है कि भाई कितने दिन में करना है, अगर ये नहीं प्रिस्क्राइब्ड है कि कितने दिन में, तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर, जैसे मान लीजिए जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिस नेचर का, ये डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पे, किस चीज के बारे में है वो। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट इन चीजों से रिलेटेड है जो कि पेरिशेबल गुड्स हैं। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, वो चीज है जो इजीली खराब होती है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें जो है, हमें पता है कि वेजिटेबल्स कितना मैक्सिमम 2 से 3 दिन उनकी शेल्फ लाइफ है, फ्रूट्स सिमिलर वही चीजें हैं। तो अगर वैसे गुड्स हैं तो उनके बारे में एक अगर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसमें अंडरस्टूड है कि भाई आपको, चलिए मैक्सिमम विद इन अ पीरियड ऑफ 5 डेज आपको अपनी एक्सेप्टेंस देनी है, ठीक है। तो वैसे अगर प्रिस्क्राइब्ड टाइम नहीं दिया दिया है तब तो उतने ही टाइम में करना है, नहीं करने पे वो रिवोक हो जाएगा। पर अगर नहीं दे रखा है तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गुड्स जिसमें जिसके रिलेटेड प्रपोजल है, एक रीजनेबल टाइम, ठीक है। वैसा नहीं है तो भी ये नहीं कि अब आज मान लीजिए किसी चीज के, जैसे कि एक कार के लिए अगर सेल के लिए, ठीक है, प्रपोजल किसी ने रखा, जिसने जिसको रखा गया जो ऑफरी था उसने कोई जवाब नहीं दिया, एक ही बार आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 years
दैट पर्सन टेक्सटेड द अदर पर्सन मेकिंग द प्रपोजल कि भाई तुमने मुझसे पूछा था 2 साल पहले मुझे हाँ तुम्हारी कार लेनी है, ये कोई रीजनेबल टाइम नहीं है। फिर वो बोल सकता है कि भाई मैंने तुमसे 2 साल पहले पूछा, तुमने कुछ कहा नहीं तो मैंने किसी को बेच दिया, दूसरे को बेच दिया। उस केस में जो ऑफर ये नहीं कह सकता कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, मैं मुझसे पहले पूछा था तो नहीं, बिकॉज यू डिड नॉट कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस टू द पर्सन, टू द प्रपोजर, टू द ऑफर विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। आपने उसे नहीं कम्युनिकेट किया एक्सेप्टेंस। तो प्रिस्क्राइब्ड टाइम जहां दे रखी है वहां तो उतने टाइम के अंदर एक्सेप्टेंस देना है, और जहां नहीं दे रखी है एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए। आप 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो, चलो 1 महीने ले लो, पर एक रीजनेबल टाइम। और अगर ऐसा जैसे मैंने पेरिशेबल गुड्स का दिया एग्जाम्पल, तो उन केसेस में पेरिशेबल मतलब सिंपली वही होता है जो चीजें इजिली खराब हो जाती है। उन केसेस में एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि 2 से 3 दिन के अंदर चीज खराब हो जाएगी, तो आपको जल्दी से जल्दी एक्सेप्टेंस देनी, ठीक है। तो एक रीजनेबल टाइम में आपको एक्सेप्टेंस देनी है। नहीं देने पे ऑन द ग्राउंड ऑफ लैप्स ऑफ टाइम वो ऑटोमेटिकली प्रपोजल रिवोक हो जाएगा, मतलब विड्रॉ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। देन द थर्ड, बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल a condition precedent to a acceptance, failure to comply with condition precedent। अब कंडीशन प्रेसिडेंट क्या होता है? कंडीशन जो है वो 2 तरीके के होते हैं। कंडीशन मतलब क्या? कोई शर्त, ठीक है। कंडीशन प्रेसिडेंट हो सकते हैं, कंडीशन सब्सिक्वेंट हो सकते हैं। ये 2 चीजें होती हैं। अब प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट क्या है? मतलब ये कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई है कि भाई प्रेसिडेंट मतलब पहले, सब्सिक्वेंट मतलब बाद, ठीक है। तो कोई कंडीशन लगाई हुई है कि पहले आपको ये चीज करनी है तभी उसकी एक्सेप्टेंस उसके बाद आप कर सकते हो। तो आपने अगर उस कंडीशन को ही फुलफिल नहीं किया तो आपका प्रपोजल, आपका एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। उस केस में प्रपोजल जो है वो रिवोक हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या कह रहा है कि भाई जैसे कि आप जो है इसमें जॉब एप्लीकेशन में एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन के लिए क्या है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर रहे हो उसके लिए आपके पास एक बैचलर्स डिग्री, एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और आपकी एज एटलीस्ट 30 इयर्स होनी चाहिए, और आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ये कह रहा है। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो 4 चीजें दी हुई, जो केस जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, यही कंडीशंस हैं, ठीक है। कंडीशन मतलब क्राइटेरिया तरीके से, क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस, हाँ। तो इनको अगर जब तक फुलफिल नहीं करोगे तब तक आप एलिजिबल ही नहीं होगे वो होने के लिए, मतलब अप्लाई करने के लिए। तो वैसे ही जो कंडीशन दे रखे हैं, अगर बताया हुआ है प्रपोजल में कि भाई इन कंडीशंस को, जो कंडीशन जो दे रखे हैं उनको जो फुलफिल करेंगे वही एलिजिबल होंगे करने के लिए एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर आपने वो कंडीशन ही नहीं फुलफिल करी तो इन दैट केस आपके लिए रिवोकेशन ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा। भाई ये चीज मान ली जाएगी कि जो प्रपोजल है वो रिवोक हो गया, मतलब वो विड्रॉ हो गया, वो ऑटोमेटिक इफेक्ट से खत्म हो चुका है। इसीलिए लिखा है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टर फेल कर गया टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस होने के लिए जैसे मान लो कि था कि भाई ठीक है, ए जो है उसका काम है टेक्सटाइल का, ठीक है। बी जो है वो एक मान लो बी, ए जो है होलसेल है टेक्सटाइल का, बी जो है वो रिटेलर है, ठीक है। होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। या होलसेलर रिटेलर छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर है और ये होलसेलर है टेक्सटाइल, ठीक है। तो भाई ऐसा है कि बी जो है वो बोलता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रपोजल लिख रखता है कि ठीक है, मैं आपसे एक सर्टन टेक्सटाइल में मैं आपके साथ डील करूंगा, मैं आपसे इतना लेना चाहूंगा, बहुत आपसे बहुत सारे टेक्सटाइल लेना चाहूंगा, लेकिन आपको मुझे अपने 5 तरीके के टेक्सटाइल का पहले सैंपल भेज, उसके बाद अगर मुझे वो सही लगा तभी मैं करूंगा। तो ये 5 देखने के बाद अगर मुझे सही लगा, इफ इट फिट्स मी, देन आई एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वो है। अब अगर क्या है कि भाई ये तो कंडीशन लगा दी कि भाई आप पहले मुझे 5 तरह के सैंपल में भेजोगे, ठीक है। अब इसने सैंपल ही नहीं भेजा,
सैंपल ही जब नहीं भेजा तो यहाँ तो बात ही फिर नहीं आएगी, फिर आगे एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं आएगी, बिकॉज आपने वही कंडीशन ही नहीं फुलफिल किए। फिर जाके बाद में जो एक्सेप्टर है वो नहीं कह सकता है कि नहीं आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, बिकॉज यू डिड नॉट फिल द कंडीशन प्रेसिडेंट, जो पहले कंडीशन लगाया था आप उसमें उसको ही आपने पूरा नहीं किया। ये मान लो ये टेक्सटाइल में जो डीलर है वो कहता है कि भाई आप मुझे अपने जो अपना कुछ पहले का प्रायर वर्क है वो मुझे दिखाओ, अगर मुझे लगेगा कि वो मेरे लिए सेटिस्फैक्टरी है अपना, तो फिर ऐसा किसी तरीके की कोई कंडीशन लगा देता है कि या वही लोग मुझसे डील करेंगे जो प्रीवियसली कम से कम 7-8 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, ऐसे किसी तरीके की या कोई कंडीशन लगा देते हैं कि इस जोग्राफिकल एरिया के लोग ही मुझसे उससे मैं डील करूंगा। तो इन कंडीशंस को जो फुलफिल करेगा, जो कंप्लाई करेगा, वही जो फुलफिल कर पाएगा उनसे उनकी एक्सेप्टेंस वही वैलिड माना जाएगा, वरना वो प्रपोजल ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट आता है, लास्ट कंडीशन जो है ठीक है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल। मतलब प्रपोजल यानी कि जिसने ऑफर रखा था, ठीक है, जिसने ऑफर रखा था, ऑफर किया था, या तो उसकी डेथ हो गई, द पर्सन डाइड, या वो इंसैनिटी, इंसैनिटी इज पागल हो गया, मतलब सेम हो गया। ठीक है, अब इंसानिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं, आगे क्या क्या है, कैसे कैसे किन कंडीशन पे इंसान मानेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये चार जो तरीके हैं, ये चार मोड्स जो हैं, ये बताते हैं कि रेवोकेशन कैसे कैसे किया जाएगा। हमारा सेक्शन 6 जो है वो ये चार मोड्स बता रहा है कि कब कब मानेंगे रेवोकेशन हुई है, क्या कैसे। पहला तो नोटिस से, नोटिस मतलब क्या, आप लेटर ले सकते हो, किसी भी तरीके से उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, नोटिस दे दिया, या जो टाइम लिमिट है वो आप लैप्स कर गया, या कंडीशन जो थी, कंडीशन प्रेसिडेंट वो फुलफिल नहीं हुई, एंड लास्ट जो प्रपोजल था उसकी डेथ हो गई या वो इनसेन हो गया। ठीक है, by the death or insanity of the proposer, if the fact of this death or insanity, ठीक है, अगर ये बात comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, अगर acceptance के पहले, acceptance के बाद में आती है मान लीजिए, तो फिर तो क्या ही फर्क पड़ता है, acceptance तो हो चुकी, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, फिर उनके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जो भी है वो देखें। ठीक है, वहां कॉन्ट्रैक्ट के लिए तैयार हो चुका है, प्रपोजल हो चुकी है, एक्सेप्टेंस हो चुका है वहां पे उस चीज का, प्रपोजल का, लेकिन एक्सेप्टेंस के पहले ही, एक्सेप्टेंस हुई नहीं है अभी, एक्सेप्टेंस के पहले ही अगर, एक्सेप्टेंस के पहले ही अगर पता चलता है कि भाई जो प्रपोजर है वो इधर द प्रपोजर डाइड और हैज गॉन इनसेन, ठीक है, या तो इंसैनिटी से इंसैनिटी से जूझ रहा है या फिर द पर्सन डाइड, उस केस में एक्सेप्टेंस के पहले अगर ये बात पता चल जाती है ऑफरी को, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इफेक्ट से वो रिवोक हो जाए प्रपोजल। ठीक है, ये थे रेवोकेशन के टाइप्स। अब आते हैं एक्सेप्टेंस पे, सेक्शन 7। यहां से इन सेक्शन 6 और 7 से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है ये सेक्शन 7 जो है वो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए वो बता रहा है, और सेक्शन 6 जो था वो वेरिफिकेशन के मोड्स बता रहे हैं, तो इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। नाउ नंबर 7, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज देखिए कि किसी प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करने के लिए एक्सेप्टेंस होना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा था ना, प्रपोजल फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस, देन दिस एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस, ये पढ़े हमने। तो वही कह रहा है कि प्रपोजल को प्रॉमिस बनने के लिए एक्सेप्टेंस को कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस पी से इस पी तक जाने के लिए बीच का जो ए है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। सेक्शन 7, एक्सेप्टेंस। सबसे पहले इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का क्या मतलब है, सबसे पहला हो गया एब्सोल्यूट, तो चलिए ठीक है सबको समझ आ रहा है कि एब्सोल्यूट, पर ये अनक्वालिफाइड क्या हो, फाइड का मतलब होता है अनकंडीशनल।
मतलब किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस पे किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं हो सकती है। प्रपोजल पे होगी कि भाई आप ये करोगे तभी ये हो पाएगा, प्रपोजल पे हो सकती है, पर एक्सेप्टेंस हैज टू बी एब्सोल्यूट। बिल्कुल, मतलब जो है वो है, हाँ करो उससे। अगर आप करना चाहते हो, एक्सेप्टेंस आपको प्रपोजल मंजूर है, तो द इट हैज टू बी इन वेरी एब्सोल्यूट, मतलब इन वेरी क्लियर टर्म्स, किसी तरीके की कंफ्यूजन, कोई एम्बिग्विटी का कोई स्कोप नहीं, कोई ऐसे वर्ड्स नहीं यूज होंगे एक्सेप्टेंस में जिनका कोई और मतलब भी निकल रहा हो, कंफ्यूजिंग मीनिंग हो या डुअल मीनिंग हो, या किसी तरीके की सटल वेज में किसी कंडीशन को इम्पोज किया गया हो। नहीं, ऐसा कंडीशन वैलिड ही नहीं, ऐसे जो एक्सेप्टेंसेस है वो वैलिड ही नहीं होंगे। तो एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए सबसे पहले तो एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन इट्स टर्म्स, उसमें किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन, एम्बिग्विटी का कोई स्कोप ना हो। तो पहली चीज एब्सोल्यूट, एंड दूसरा अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, उसमें कोई साथ में कंडीशन अटैच नहीं हो सकती। एक्सेप्टेंस में कोई कंडीशन अटैच नहीं होगी। देन सेकंड, be expressed in some usual and reasonable manner unless, देखिए second, unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। ठीक है, अब जैसे हमने टाइम का देखा था कि जितने टाइम में कहा गया उतने ही में आपको करना है, वैसे ही एक्सेप्टेंस के लिए है कि भाई अगर देखिए इन्होंने बता रखा है, अगर नहीं बताया, prescribes the manner in which it is to be accepted, unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted, अगर नहीं बताया, ठीक है, अगर नहीं बताया है कि एक्सेप्टेंस कैसे करनी है, तब तो कोई भी रीजनेबल तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि नहीं बताया किस तरीके से, तो आप उसको या तो मेल कर सकते हो, या लेटर भेज सकते हो, या व्हाट्सएप कर सकते हो। अब ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत ही अनरीजनेबल कबूतर के साथ आप चिट्ठी भिजवा रहे हो, वो रीजनेबल तरीका तो नहीं है। फिर किसी दिन आप बोलो कि भाई मैंने तो भिजवा दिया था एक्सेप्टेंस अपनी, मैंने तो कबूतर के पास भेज दी, मैंने बोला था कबूतर जा जा जा, उसको एड्रेस भी दे दिया था, तो वो रीजनेबल नहीं है। तो एक रीजनेबल, अगर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कोई तरीका तो रीजनेबल होना चाहिए, और अगर दिया हुआ है प्रिस्क्राइब्ड है, तब तो जैसे लिखा है एक्सेप्टेंस उसी तरीके से की जाएगी। नहीं करी गई तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। जैसा अगर लिखा है कि एक्सेप्टेंस हैज टू बी सेंड बाय अ लेटर, तो लेटर से ही एक्सेप्टेंस आएगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस चाहे किसी भी और तरीके से भेजी गई हो, चाहे मेल से भेजी गई हो, चाहे कैसे भी, बाकी सारे मोड्स जो है वो इनवैलिड हो जाएंगे अगर लेटर से नहीं भेजा गया है। लेटर से भेजा गया है तो सिर्फ वही वैलिड होगा, क्योंकि लेटर ही बोला गया था प्रपोजल में। भाई देखिए लिखा है द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स अ मैनर, अगर बताता है प्रपोजल की इस तरीके से एक्सेप्टेंस करना है, इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड, एंड द एक्सेप्टेंस इज नॉट मेड इन सच मैनर, बताया है कि कैसे करना है एक्सेप्टेंस और वैसे नहीं किया गया है, द प्रपोजल में, अब प्रपोजल के हाथ में क्या है, within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद, एक्सेप्टेंस उसने दे दिया, भाई उसने एक्सेप्टेंस दे दी है लेकिन जैसे बोला था वैसे नहीं दी है, ठीक है, वो वैलिड एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं। तो प्रपोजल वहां पे क्या कर सकता है, प्रपोजल में इंसिस्ट दैट हिज प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड, वो इस बात को इंफेसिस कर सकता है, इंसिस्ट कर सकता है एक्सेप्टर के ऊपर, एक्सेप्टर को बोल सकता है, बार बार रिक्वेस्ट कर सकता है that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise। वो उस पे इम्फेसिस कर सकता है, वो बोल सकता है कि भाई मैंने कहा था ना लेटर से भेजने, तो मुझे लेटर से एक्सेप्टेंस भेजो ना, मुझे क्यों आप बार बार मेल कर रहे हो। मैं मेल से एक्सेप्टेंस नहीं कंसिडर करूंगा, वैलिड नहीं मैं मानूंगा उसको, बिकॉज मैंने इसमें ऑलरेडी कह रखा है, मेरे प्रपोजल में ही मैंने कहा था पहले ही कि भाई मुझे लेटर से चाहिए, तो मुझे आप एक लेटर भेज दो, मैंने आपकी एक्सेप्टेंस देखी, ठीक है, एक्सेप्टेंस आपने करी है लेकिन वो वैलिड नहीं होगी, मैं उसे नहीं मान सकता, आप प्लीज उसको एक बार लेटर में भेज दो। तो अगर प्रिस्क्राइब्ड मैनर है, प्रपोजल ने प्रिस्क्राइब किया है, तो उसी तरीके से भेजना होगा, किसी और तरीके से भेजने पे वो वैलिड नहीं होगा। उस केस में प्रपोजल जो है उसके पास दो रास्ते हैं, वो चाहे तो वो इंसिस्ट कर सकता है वो पहले कि भाई आप एक काम करो, एक्सेप्टेंस में भेजिए, उसको मेरे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भेज दो। लेकिन अगर एक्सेप्टर उससे
द एक्सेप्टर फेल्स टू डू सो, वो ऐसा नहीं करता, एक्सेप्टर नहीं करता उसको वैसा, then if he fails to do so he accepts the acceptance, उस केस में फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा प्रपोजर के पास, भाई उसको अब उसने बोल के देख लिया, उसने बोल दिया कि वैलिड नहीं सब कुछ है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अगर एक्सेप्टर जो है वो चेंज करने को नहीं तैयार है, उसने नहीं भेजा, उसने कि भाई भेज तो दिया ना, किसी भी मोड से भेजा, भाई तुम्हें मतलब एक्सेप्टेंस है, तुमने लेटर कहा था, मैंने मेल भेजा है, पर ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा या कुछ भी और कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं फुलफिल हो पा रहा है, सब कुछ अगर मैं फॉलो कर रहा हूं तो हाउ डज इट मेक इवन अ डिफरेंस अगर मैं मोड चेंज कर दूं तो। ऐसे केस में जब अगर एक्सेप्टर फेल्स कि उस मोड में उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में ही भेजना है, भेजने से जो एक्सेप्टेंस को, तो फिर उस केस में द प्रपोजल हैज टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस, क्योंकि वही लिखा है द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्स a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time within a reasonable time after the acceptance is communicated to him, insist that his proposal shall be accepted in the prescribed manner and not otherwise, but if he fails to do so, he accepts the acceptance. ठीक है, उसे acceptance जो है वो accept करनी होगी। अब आते हैं acceptance कैसे कैसे की जा सकती है, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया हो गया कि भाई एक्सेप्टेंस को होने के लिए एक्सेप्टेंस को कैसा होना होगा, एक एक्सेप्टेंस को वैलिड होने के लिए कैसा जरूरी है होना। अब एट बताता है कि एक्सेप्टेंस कैसे कैसे की जा सकती है, जैसे हमने रेवोकेशन के मोड्स पढ़े कि कैसे कैसे किया जाएगा, वैसे एक्सेप्टेंस के लिए कैसे कैसे किया जा सकता है। हमने प्रपोजल को भी देखा कैसे कर सकते हैं, हमने नहीं पढ़ा था प्रपोजल के लिए, रिटन, ओरल हो सकता है, ओरल हो सकता है, जेस्चर से ये हो सकता है। फिर रेवोकेशन के लिए भी हमने चार चीजें पढ़ी, नोटिस हो सकता है, डेथ और इंसैनिटी हो सकती है, लैप्स ऑफ टाइम हो सकता है, और फेलियर टू कंप्लाई विद कंडीशन प्रेसिडेंट हो सकता है। ठीक है, ये अब आते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कैसे कैसे किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ प्रपोजल, प्रपोजल पे जो कंडीशंस लिख रखी हैं उन कंडीशंस को परफॉर्म करना। ठीक है, पहली चीज तो इसमें लिखा हुआ है कि आप मुझे पहले अगर अपना मैं सिर्फ मुझे जो पहले अपना 5 kg अगर राइस का सैंपल भेजेगा उससे ही मैं 100 kg ऑफ राइस मुझे जो कि एक्सपोर्ट करना है उसके लिए मैं ऑर्डर लूंगा। तो भाई आपने क्या किया कि आपने तुरंत अगले दिन ही 5 kg ऑफ राइस का सैंपल भेज दिया अपने बेस्ट क्वालिटी राइस जो थे, तो कंडीशन फुलफिल हो गई। तो वही चीज है पहली की परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल, कंडीशन का फुलफिलमेंट। ठीक है, पहला तरीका, या और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन को एक्सेप्ट करना। कंसिडरेशन हमने पढ़ा था भाई कि कोई भी चीज वैल्यू नहीं है, जैसे अगर ए है, ए हैज टू सेल हिज कार टू बी, तो देन मनी, ठीक है, मान लीजिए 20,000 पर हालांकि तो बहुत चाहिए 50, ठीक है, ये हो गया कंसिडरेशन, कंसिडरेशन फॉर ए। ठीक, अब बी ने कहा कि भाई मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा, तो ए ने कहा कि ठीक है तुम मुझे रुपए दो फिर मैं तुम्हें अपनी कार दूंगा, ये दोनों फ्यूचर में बात है। तो कंसिडरेशन ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 50,000 रुपए, बी के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो कार। कॉन्ट्रैक्ट के एक्सचेंज में दोनों के लिए जब एक प्रॉमिस क्या है भाई, देखिए इसमें रेसिप्रोकल, अच्छा चलिए रेसिप्रोकल प्रॉमिस के डेफिनेशन ऊपर से वापस देख लेते हैं, आते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है पर अगेन, टू एफ प्रोमिसेस व्हिच फॉर्म द कंसिडरेशन, प्रॉमिस ऐसे प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन का पार्ट हो, और फॉर्म द कंसिडरेशन पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ऐसे प्रोमिसेस जो कि कंसिडरेशन हो या कंसिडरेशन का पार्ट हो। ठीक है, तो जैसे वहां पे भाई ए ने बोला कि तुम मुझे 50,000 रुपए दो, तो बी ने क्या कहा कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें कार दूंगा, तुम मुझे 50,000, तुम मुझे कार दो मैं तुम्हें उसके लिए 50,000 रुपए दूंगा। ठीक है, ये हुआ, तो दिस 50,000 rupees is consideration for A and the car is consideration for B। तो क्योंकि यहाँ दोनों ने एक दूसरे से कुछ कुछ प्रॉमिस किया है,
एक एक प्रॉमिस हमने क्या पढ़ा था, अग्रीमेंट के लिए द प्रपोजल एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो दिस बिकम्स अ प्रॉमिस। ठीक है, अब दोनों तरफ से जब प्रॉमिसेस हो जाती हैं तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक प्रॉमिस के एक्सचेंज में दूसरा प्रॉमिस, वही पढ़ा हमने अभी कि कंसिडरेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन। तो इसके लिए कंसिडरेशन ये है, इसके लिए कंसिडरेशन ये है। ठीक है, तो उस केस में भी क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर रेसिप्रोकल प्रॉमिस या कंसिडरेशन का एक्सेप्टेंस, पहला क्या हो गया, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, पहला हो गया ये। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल। ठीक है, दो तरीके हो गए, which may be offered with a proposal is an acceptance to the proposal। तो हमने देखा कि किस किस चीज के लिए रेवोकेशन के क्या मोड्स हैं, प्रपोजल के क्या मोड्स हैं, एक्सेप्टेंस के क्या मोड्स हैं। प्रपोजल को तीन तरीके से किया जा सकता है, रिटन, ओरल और जेस्चर्स। रेवोकेशन चार तरीके हो सकती है, नोटिस, डेथ या इंसैनिटी ऑफ प्रपोजल, लैप्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, और दूसरा फेलियर टू कंप्लाई विद कंडीशन प्रेसिडेंट। ठीक है, वैसे ही एक्सेप्टेंस जो है वो भी दो तरीके से की जा सकती है। कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो परफॉर्मेंस, जो कंडीशन प्रेसिडेंट था उसको परफॉर्म कर दिया, भाई वही बात है कि जैसे ये इसमें मान लीजिए कि 50,000 रुपए देने हैं। ठीक है, ये हो गया कि आपने 10,000, ये बोलेगा कि भाई तभी जो है एक्सेप्टेंस वैलिड होगी जब आप मुझे अगर अगर टोकन अमाउंट 10,000 रुपए मिल जाए तो वो सही रहेगा। तो 10,000 रुपए इनको पहुंचा दिया गया, बी ने ए को पहले 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है, ये कंसिडरेशन हो गया। तो ये कंसिडरेशन एक कंडीशन प्रेसिडेंट भी हो गई और कंसिडरेशन भी हो गया। तो उनका कंसिडरेशन को एक बी का परफॉर्म करना कंडीशन को, मतलब 10,000 देना, और ए का उस 10,000 को रख लेना, दोनों चीजें, बी का देना और ए का रख लेना, दिस इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब एक्सेप्टर किसी कंडीशंस को परफॉर्म करता है और क्या है भाई कि कंसिडरेशन या उसके किसी पार्ट को जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर उसे कहेंगे वैलिड। इस तरीके से इन दो तरीकों से एक्सेप्टेंस मानी जाती है, जब एक्सेप्टर की तरफ से परफॉर्म करना और दोनों में से किसी दोनों पार्टीज में से दोनों पार्टीज का कंसिडरेशन को या उसके पार्ट को फॉर्मिंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस उसको एक्सेप्ट करना, कंसिडरेशन का एक्सेप्ट। ठीक है, अब देखिए प्रोमिसेस दो तरीके से हो सकते हैं, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। Insofar as the proposal or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be expressed। ठीक है, जब वर्ड्स में किया गया, देखिए एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, वर्ड्स मतलब क्या, लिख के या बता के, दोनों तरीके से। एक्सप्रेस, हमेशा जहां भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टर्म आता है, एक्सप्रेस करने के हमारे पास दो ही तरीके होते हैं। एक्सप्रेस बाय वर्ड्स लिखा है तो इसका मतलब ये है कि दो ही तरीके से, रिटन या ओरल, या तो आप उस चीज को लिख सकते हो या उस चीज को बोल के जाहिर कर सकते हो। कोई वर्ड कोई बात कुछ है, लिखेंगे तभी तो पता चलेगा, या कहेंगे, तो दो ही तरीका है। expressed in words is said to be expressed, मतलब written या oral। insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than words, मतलब लिखे या बोले बिना, इसके अलावा कोई और तरीका है, उसे implied कहेंगे। ठीक है, तो implied में वही आ जाएगा क्या, जेस्चर्स आ जाएंगे कि भाई अगर आपने लिख के बोल के किया तो वो तो हो गया आपका एक्सप्रेस्ड, उसके अलावा कोई और तरीका है तो वो हो गया implied। इस तरह से वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, मतलब हमारा कम्युनिकेशन चैप्टर जो है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, सेक्शन 3 to 9 ये कंप्लीट हो गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमने देखी, देखिए 3 to 9 कम्युनिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या क्या देखा, कम्युनिकेशन कब कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, सबके लिए, फॉर प्रपोजल एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन
सबके लिए कब कब कंप्लीट होगा वो देखा। इसके बाद देखा रेवोकेशन हाउ मेड, उसके मोड्स क्या क्या है। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के, इसमें 4 मोड्स हमने पढ़े। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस, वैलिड कब कब होगा। इसके लिए हमने पढ़ा 2 कैरेक्टर्स के नीचे, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और क्या पढ़ा, एक्सेप्टेंस कैसे कैसे होता है, एक्सेप्टेंस हाउ, मोड्स पढ़े, 2 मोड्स, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स जो है, वैसे तो 3 4 5 6 7 8 9 थोड़े ही सेक्शंस है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर इन टॉपिक्स का हम जिस्ट बनाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही 4 है कि कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। तो भाई प्रपोजल के लिए तब जब उसने कम्युनिकेट कर दिया, दूसरे तक पहुंचा दी बात अपनी, जिस पार्टी को कहना था। एक्सेप्टर के लिए तब हो जाएगा जब उसने डिस्पैच कर दिया, तब उसके लिए कंप्लीट हो जाए, प्रॉमिसर के लिए सामने वाली पार्टी के लिए, और उसके लिए जब उसको कम्युनिकेट हो गया। रेवोकेशन के साथ भी सेम चीज है, ठीक है। अब आते हैं कि भाई रेवोकेशन कैसे होता है, तो 4 तरीके से होता है। हमने देखा कि भाई 4 मोड्स हैं, उसमें रेवोकेशन होगा, नोटिस हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसके बाद एक्सेप्टेंस जो है, उसके भी 2 एट्रीब्यूट्स हैं। वैलिड होने के लिए, एक प्रपोजल से प्रॉमिस तक पहुंचने के लिए जो बीच का स्टेज एक्सेप्टेंस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होना चाहिए, मतलब अनकंडीशनल, किसी तरीके की कोई कंडीशन उसमें अटैच नहीं होगी, पहला तो वो हो गया। दूसरा हो जाता है कि भाई एक्सेप्टेंस जो है वो कैसे कैसे की जाएगी, तो उसके लिए भी हमारे पास 2 मोड है। पहला तो भाई आप कंडीशन, को एक प्रेसिडेंट है उसको परफॉर्म करके किया जा सकता है, या फिर जो कंसिडरेशन है उसको एक्सेप्ट करके किया जा सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। इसके बाद 9th जो था वो प्रॉमिस 2 तरीके से हो सकते हैं ये। अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, विच इज चैप्टर 2, विच इज अबाउट, अब इसमें जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो सेक्शन है, सेक्शन 10, ये हमें देता है हमारे एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम अब डील करेंगे, डिस्कस में, डील करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक, ठीक है। हमने अब तक कुछ बेसिक चीजें, जैसे 2 पार्टीज होनी चाहिए, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इतनी चीजें तो बेसिक समझ ली थी, ठीक है, यहां तक अब तक समझ गए। अब जो मेन कंडीशंस आते हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं, ये सब समझेंगे। इसके बाद इसमें यूज हर टर्म के आगे आने वाले सेक्शंस में मीनिंग दे रखे हैं, जैसे देखिए, अगर ये सेक्शन देखें, all agreements are contracts if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। इसमें जो कुछ कंडीशंस बता रखे हैं, उन कंडीशंस में ही उन कंडीशंस में ही जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म हो पाएंगे। मतलब ये कि अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए उसके बीच के जितने स्टेजेस हैं, वो सब जितने भी कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया है, वो सब यहाँ है, इस सब में हम पढ़ेंगे। ये सब देखिए, 10 से लेके हमारा सेक्शन 23 तक ये है, सेक्शन 10 से सेक्शन 23। इसके बाद जो है वो इसी, हाँ 23, इसके बाद वॉइड अग्रीमेंट्स शुरू हो जाता है। तो अब इस चैप्टर को विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम एक एक करके डिटेल समझेंगे कि क्या क्या जो है वो एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के एग्जिस्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं। So yeah, that's all for today, and I hope you all are doing really well and please study well. We'll see you in the next lecture.